हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज जो ये जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज है ये आपके लिए वी होगा। क्योंकि आप भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन ही लाती हूँ, आपको खुद देख के पता चल जाएगा। आपने यदि प्रीवियस ईयर देखा होगा या और भी कई एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते ही। और इसके साथ ही मैं करंट अफेयर्स से जो भी रिलेटेड होता है वो सब आपको बताती हूँ। तो ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक तरह से रिवीजन हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये इससे आप कुछ नया भी सीख जाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो सीरीज है। आज 18th पार्ट है इस करंट अफेयर्स और जीके का। और आप लोग रोज़ जुड़िए, शाम को 4 बजे लाइव आंसर कीजिए। इससे आपको भी बहुत कुछ पता चलेगा। आप तो आंसर करेंगे तो ये तो पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी, यानी इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और दूसरे ये कि आप बहुत कुछ नया सीख जाइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी 480 कर लीजिएगा, मैं हमेशा ये बात आपको कहती हूँ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था वो था 1956 से 61 के बीच, 1956 से 61 के बीच। चूँकि आपको पता है कि 5 ईयर प्लान लाया गया था जिसमें कि देश के विकास, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, सेवा हो गया, तो इन सब क्षेत्रों पर बल दिया जाना इसका मेन कर्तव्य था। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम था 1956 से 61, 1956 से 61। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पे आधारित था, यानी इसका मॉडल किसने रेडी किया। तो आप बताएंगे ये महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें उद्योग पर बल दिया गया, इसमें उद्योग पर बल दिया गया। और आपको पता है कि महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और इसीलिए इनके जन्म दिवस यानी 29 जून को, इनके जन्म दिवस यानी 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चलाई गई थी, महालनोबिस योजना पे आधारित है मॉडल पे, और इस पे उद्योग पर बल दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है। मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कही थी, कुछ बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा, उनको कांग्रेट्स, जल्द ही सफल होंगे वो। तो पद्मावत के जो लेखक है ये कौन है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आपको याद रखना है ये इतिहास की एक पुस्तक है, फेमस बुक है, तो ये सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, इसका टाइम कब से कब तक रहा। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत हुई 1951, और चूंकि 5 ईयर प्लान था तो 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 के बीच के पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम था। और ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इसमें जो बल दिया गया वो कृषि पर बल दिया गया, इसमें कृषि पर बल दिया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने पे बल दिया गया 1951 से 56 के बीच, और हैरोल्ड डोमर मॉडल। अब देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। कोशिका, ये सेल की, हमारी जो सेल होती है, इस सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है, किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं एटीपी को, इसे कहते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो हो गई वो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गई। अब यदि पूछा जाए कि कोशिका का पावर ग्रिड यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका की पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आधा टाइप के, इसमें इस तरह से होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस होता है कोशिका का। इसके अलावा अगर कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी आत्महत्या की थैली के बारे में पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको याद रखना है आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। ठीक, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, एडिनोसाइन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो हमारे एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
इसके कई अलग अलग पॉइंट हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए बात की जाए यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो ये जो यूएनओ की स्थापना हुई, ये हुई है 24 अप्रैल 1945। 24 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई। चूँकि आपको पता है कि 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे देश दुनिया में शांति के लिए, उनके विकास के लिए, सामरिक महत्व, इन सब चीज़ों को बताने के लिए ही यूएनओ का गठन किया गया, जिसमें कि उस समय 50 देश ने हस्ताक्षर किया, यानी 50 देश ने हस्ताक्षर किया। 51वां देश जो पोलैंड था उसने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये 50 देश ने इसमें हस्ताक्षर किया 24 अप्रैल 1945 को, और भारत थोड़ा दिन बाद ही इसमें शामिल हुआ। तो इसीलिए 24 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए 50 सदस्य इसमें शामिल थे, 50 देश शामिल थे। उसके अलावा यदि बात की जाए कि यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ये भी ध्यान रखना। और जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई, यानी कि यूएनओ के पहले सचिव कौन थे, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सचिव कौन थे, तो ये थे ट्रिग वैली। फर्स्ट सचिव कौन थे? तो ये थे ट्रिग वैली। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ट्रिग वैली फर्स्ट सचिव थे। और यदि अभी के वर्तमान सचिव की बात पूछी जाए तो बताइएगा आप लोग कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं वर्तमान के यूएनओ के महासचिव। और इसके बात की जाए कि ये कहाँ के हैं, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ये पुर्तगाल के हैं। ये कहाँ है? पुर्तगाल के हैं। और यदि यूएनओ के बात की जाए वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, तो 193वां देश जुड़ा है दक्षिणी सूडान, यानी कि टोटल 193 देश इसके सदस्य यूएनओ के, और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। तो आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ बहुत सारे पॉइंट देखे। 24 अप्रैल 1945 को स्थापना है, इसमें उस समय 50 देश से, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, फर्स्ट सचिव ट्रिग वैली, अभी के सचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, 193 देश है, 193वां देश है दक्षिणी सूडान। तो मैं आपको बताई थी कि जो भी इससे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगे मैं आपको बता दूंगी। तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है तो क्लीन लिख पाना मुश्किल होता है। तो आपको समझ के, सुन के एक नोटबुक रेडी कर लेना है, जो आपके एग्जाम के टाइम में रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उससे रिविजन करेंगे, ज़्यादा गैदरिंग एग्जाम के टाइम में नहीं होगा आपको। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोसी कहाँ मिली है? तो ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में उकेरिया प्रजाति की, हाल ही में उकेरिया वंश की चींटियाँ मिली हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था। तो उकेरिया वंश की चींटी मिली है। इसमें 2 टाइप की चींटी मिली है। उकेरिया वंश में 2 तरह की चींटी मिली है। एक तो मिली है उकेरिया जोसी, एक चींटी मिली है उकेरिया जोसी, उकेरिया जोसी, और एक मिली है उकेरिया देके मरा। बड़ा नाम अजीब है, उकेरिया देके मरा, उकेरिया देके मरा। तो ये 2 प्रकार की चींटी मिली है उकेरिया वंश की, जिसमें यदि उकेरिया जोसी की बात की जाए कि ये कहाँ मिली है, तो ये मिली है केरल में। उकेरिया जोसी मिली है केरल में। और यदि उकेरिया देके मरा के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ मिला है, तो ये मिला है मदुरै में। ये कहाँ मिला है? मदुरै में। अब जानते हैं चलिए केरल पे कहाँ मिला है। तो केरल में जो आपको पता है पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी पेरियार बाघ रिजर्व में मिला। और केरल में पेरियार नामक एक नदी भी है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इडुक्की बांध किस नदी पर है? केरल में जो इडुक्की बांध है ये किस नदी पर है? तो ये भी पेरियार नदी पर ही है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए उकेरिया देके मरा मदुरै में मिला है, और मदुरै को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। मदुरै को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है मदुरै? तो मदुरै बैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरै बैगई नदी के किनारे स्थित है। और आपको ये सारे पॉइंट यहाँ याद रखना है। और चींटी में, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एवल 370 क्या है? एवल 370 क्या है? तो बताइएगा इसके बारे में क्या है। ये है आकाश गंगाओं का क्लस्टर। आकाश गंगा जो होती है उसी आकाश गंगाओं का ये क्लस्टर है। आकाश गंगाओं का क्लस्टर है आकाश गंगा का।
अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे आकाश का, चूँकि अगर हमारे आकाश के बारे में पूछा जाए कि हमारा जो आकाशगंगा है वो कैसा है, तो मिल्की वे है। हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। तो मिल्की वे हमारे आकाशगंगा का नाम है। अब देखिए ये आकाशगंगाओं का क्लस्टर क्या होता है और एबल 370 है क्या, ये जानते हो? तो ये तो आकाशगंगा का क्लस्टर हो गया एबल 370। अब ये किसके द्वारा ये काम किया गया, यानी कि इस क्लस्टर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या था ये? तो ये नासा की कंपनी है हबल, नासा की कंपनी है हबल स्कोप, हबल स्कोप, इसके द्वारा इस क्लस्टर को नापा गया, यानी कि कहा जा सकता है कि इसका पता लगाया गया। तो हबल स्कोप एक नासा की इंडस्ट्रीज कंपनी कह सकते हैं, इंडस्ट्री तो नहीं, वही स्पेस कंपनी। तो ये इनके द्वारा इसकी जांच की गई और इसमें पता लगाया गया कि ये आकाशगंगाओं का ये जो क्लस्टर है ये 4.9 बिलियन दूरी पर स्थित है। 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष, चूँकि आपको पता है कि ऊंचाई की जो दूरी, यानी कि बहुत अधिक दूरी, जिसे कहते हैं कि कोई भी पिंड हो तो पिंड के बीच की अगर दूरी निकाली जाए तो प्रकाश वर्ष में ही निकाली जाती है। तो ये जो प्रकाश वर्ष है तो 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर मिला है ये आकाशगंगाओं का क्लस्टर, जिसे एबल 370 नाम दिया गया। और ये किसके द्वारा खोजा गया? तो नासा की कंपनी हबल स्कोप है, उसके द्वारा खोजा गया। और इस हबल स्कोप की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, यानी कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, मिल्की वे। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष के भी ध्यान में रखना। अब देखिए एस्ट्रासेट को किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया? ये सारे जो क्वेश्चन है सभी रिसेंट के क्वेश्चन है। एस्ट्रासेट को किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया PSLV-C30, PSLV-C30 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी आपको याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो PSLV-C30, इसी के द्वारा एस्ट्रासेट को प्रक्षेपित किया गया। और ये एस्ट्रासेट में क्या किया गया कि 1515 kg के एस्ट्रासेट को प्रक्षेपित किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये अमेरिका की जो कंपनी, भारत की जो कंपनी है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो के द्वारा ही इसे प्रक्षेपित किया गया। अब इसरो के बारे में अगर कुछ बातें करें तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और अभी इसका वर्तमान मुख्यालय की बात की जाए तो ये बेंगलुरु में है मुख्यालय। अभी इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हमारे हैं वान-करमन पुरस्कार जिन्हें मिला है के सिवान, तो के सिवान इनके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। और इसमें कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? तो इन्हें मिला है वान-करमन पुरस्कार। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि इसरो जो है अपना कहाँ से लॉन्च करता है, यानी कि इसरो जो यान बनाता है ये कहाँ से लॉन्च करता है? तो ये करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आपको ये भी ध्यान में रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष है के सिवान और उसके बाद के सिवान को वान-करमन पुरस्कार मिला। और ये अपना जो रॉकेट लॉन्च करता है, अपना यान जो लॉन्च करता है, ये सारा करता है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चूँकि आपको पता है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये 2019 से प्रारंभ हुआ, यानी कि 2019 से प्रारंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाना 24 जनवरी को। आपको ये भी ध्यान रखना। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी से शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाना। और यदि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी योजना का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ, तो ये हुआ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में जो लिंगानुपात होते हैं, रेशियो जो होते हैं वो बहुत कम है, तो इसी वजह से हरियाणा के पानीपत से ही
22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई हरियाणा के पानीपत जिले से ही। अब देखिए क्वेश्चन है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 10वीं आइस हॉकी प्रतियोगिता जो है ये हुई कहाँ। तो ये जो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता हुई ये हुई गुलमर्ग में। ये कहाँ हुई? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुई। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे हुई? तो -1 डिग्री टेम्परेचर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस आइस हॉकी को खेला गया। और इसमें किसने जीता? तो ITBP द्वारा ये जीता गया। ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो हमारे हैं उनके द्वारा ये हॉकी की प्रतियोगिता जीती गई। बॉर्डर पुलिस उस समय जो उप विजेता बना वो बना है लद्दाख, उसमें उप विजेता वो लद्दाख बना था। और 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी ये गुलमर्ग में हुई थी। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। वैसे भी जहाँ भी आइस की बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर खेल गुलमर्ग में ही होता है आइस से रिलेटेड। अब देखिए रानी रामपाल किससे संबंधित है? रानी रामपाल का संबंध किससे है? ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित। रानी रामपाल भी हॉकी से संबंधित है ये। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रानी रामपाल क्यों फेमस है? तो इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2020 में। राजीव गांधी में कितनी रकम दी जाती है खेल रत्न पुरस्कार में? तो 25 लाख दी जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2020 में राजीव गांधी मिला रानी रामपाल को। और इसके अलावा इन्हें मिला है इसमें गोल्डन पुरस्कार भी मिला, एथलीट ऑफ द ईयर, गोल्डन एथलीट ऑफ द ईयर मैं लिख देती हूँ, एथलीट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला। इसके अलावा अगर हॉकी के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको बताई थी कि 2023 में जो है ये हॉकी कहाँ होने वाला है, हॉकी का खेल होने वाला है विश्व हॉकी। तो ये होने वाला है हमारे ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2023 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हॉकी के बारे में पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिवस यानी 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता। और यदि हॉकी के बारे में भी पूछ लिया जाए कि अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ज्ञानेंद्रो निगावान। हॉकी इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं ज्ञानेंद्रो निगावान। आप सुन के ध्यान रख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रो निगावान है वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। अब देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड विजेता फिल्म कौन सी है, यानी कि किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। तो मैं आपको बताई थी कि 51 नंबर के जो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव मनाया गया, 51 नंबर के जो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव मनाया गया, इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो गोवा में जिसका आयोजन किया गया। और मैं इसमें बताई थी आपको, चूंकि ये शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में फोकस कंट्री जो था वो बांग्लादेश को बनाया गया। फोकस कंट्री किसे बनाया गया? बांग्लादेश ज़्यादा रहता है, तो फोकस जो कंट्री थी वो बांग्लादेश को मनाया गया। और इसमें 51वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ, और इसमें जो मूवी थी यानी कि गोवा में जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें गोल्डन अवार्ड किस फिल्म को मिला? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो ये मूवी है इनटू द डार्कनेस। मूवी के नाम आप याद रखिएगा, इनटू द डार्कनेस। और ये कहाँ की मूवी है? तो ये डेनमार्क की मूवी है, इनटू द डार्कनेस। ये डेनमार्क की मूवी है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस पर आधारित मूवी है। सेकेंड वर्ल्ड वार मैं आपको अभी बताई थी 1939 से 45 के बीच हुआ। और उसी पर आधारित ये मूवी है इनटू द डार्कनेस, डेनमार्क की, जिसको कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। तो ये 51वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। और इसमें किस फिल्म से अगर शुरुआत की जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय 51 नंबर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव था इसकी शुरुआत किस फिल्म से की गई? तो आपको याद रखना है सांड की आंख। सांड की आंख एक मूवी थी, इसी से इसकी शुरुआत की गई। सांड की आंख एक मूवी थी, इससे स्टार्ट की गई, जिसमें कि दो महिलाओं जो शूटर थे उनके बारे में वर्णन किया गया। ये सच्ची कहानी है और उसी पे ये मूवी बनाई गई है, सांड की आंख। और इसी से इस फिल्म की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड, यानी कि आपको पता है कि 2020 में 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये जो 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है पैरासाइट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पैरासाइट को मिला है। ये दक्षिण कोरिया की
मूवी है, दक्षिण कोरिया की मूवी है बेस्ट पैरासाइट। और यदि बात की जाए कि इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को मिला है 92 नंबर। चूँकि मैं आपको हमेशा कह रही थी कि आप यदि 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए 2020 का करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है और 2021 का भी, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है आप कहिएगा कि लास्ट 6 मंथ के ही पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, 2020 से भी रिलेटेड आते हैं। तो 2020 पे जो पैरासाइट को मिला है 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड। और यदि बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे मिला है, बेस्ट फिल्म है पैरासाइट। और यदि बेस्ट एक्टर की बात की जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को मिला है किस मूवी के लिए, तो ये मिला है जोकर मूवी के लिए, जोकर मूवी के लिए मिला है जोकिन फिनिक्स को। और यदि बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए कि एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है रैनी जुगलेगर को। रैनी जुगलेगर को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और ये किस मूवी के लिए मिला है, तो ये जूडी मूवी के लिए मिला है, जूडी फिल्म के लिए मिला है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताई थी कि सबसे पहले जो ऑस्कर अवार्ड विजेता महिला है वो है हमारे भानु अथैया, जिन्हें कि गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो आप इसे भी याद रखेंगे, गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड। आपको मैं 2021 का भी कल करा दूंगी, आज मैं 2020 का कराई आपको। उसके बाद देखिए किसके द्वारा इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी की। तो अब जो क्वेश्चन है, किसके द्वारा इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि इनइक्वालिटी वायरस का मतलब हो गया साफ साफ कि असमानता। यानी जब हमारे यहाँ कोविड आया तो उस समय क्या इनइक्वालिटी आई, क्या असमानता आई, तो इसमें क्या हुआ, ये जो जारी किया गया, ये जारी किया गया ऑक्सफैम कंपनी को, ये जारी किया गया ऑक्सफैम कंपनी द्वारा ये जारी किया गया। और इसमें क्या था कि अमीर जो थे, अमीर व्यक्ति जो थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब दर्जे के लोग थे वो और गरीब हो गए इस इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि कोविड के टाइम में जो अमीर थे और उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई और जो गरीब थे उनकी संपत्ति और कम हो गई। तो अगर एक डाटा के रूप में, एक रिपोर्ट के रूप में अगर देखा जाए तो भारत जो है अरबपतियों की सूची पर 6th नंबर में आ गया। भारत अरबपतियों की सूची में अगर बात की जाए तो अरबपतियों की सूची में 6th नंबर पे भारत आ गया, 6th नंबर पे भारत आ गया। और 100 अरबपति जो थे, 100 अरबपति, तो इनकी कितनी संपत्ति बढ़ी, तो 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ की संपत्ति बढ़ गई इस कोविड की वजह से। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें इनइक्वालिटी वायरस में अमीर और अमीर हो गए और गरीब और अमीर हो गए। जैसा कि अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें कि उनकी 1 घंटे की सैलरी इतनी अधिक है कि एक मजदूर यदि 10,000 वर्ष काम करेगा ना, तो उनकी जितनी मजदूरी होगी वो इनके 1 घंटे की मजदूरी। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई और कितनी इसमें इनइक्वालिटी आई अमीरों में और गरीबों के बीच। उसके बाद देखिए आईएमएफ की मुद्रा की अगर बात की जाए कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़े से बड़े एग्जाम्स पे पूछा जाता है। मैं एक दिन इसका पूरा डिटेल आपको करूंगी, सारी मुद्रा के बारे में बताऊंगी। आप सिर्फ इतना जानिए कि आईएमएफ की मुद्रा जो है वो SDR है, SDR है इनकी मुद्रा, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जैसा कि आईएमएफ नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, यानी कि इसका जो काम है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड का, ये वित्तीय से यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि जो विश्व बैंक है, इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आया है कि किन दोनों को, किस दो संस्था को जुड़वा बहन कहा जाता है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। क्योंकि इन दोनों की जो स्थापना हुई, ये दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई। और आईएमएफ के अगर अभी वर्तमान में देशों की संख्या पूछी जाए कि इसमें वर्तमान में कितने देश हैं और अभी जो एक देश जुड़ा वो कौन सा है, तो 190वां देश, यानी कि 190वां देश इसमें एंडोरा शामिल हुआ है। एंडोरा शामिल हुआ, टोटल 190 देश है। जैसा कि यूएनओ में आपने देखा कि 193 देश है, जिसमें 193वां देश दक्षिणी सूडान हुआ, उसी तरह से इसमें 190वां देश है एंडोरा आईएमएफ में। उसके बाद देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है हमारा अंकटाड, यानी कि अंकटाड नामक संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जेनेवा में, ये जेनेवा में है इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च
लॉन्च किया गया। किसके एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो आपको पता है कि ये किया गया स्पेस एक्स नामक कंपनी, स्पेस एक्स नामक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क का तो आपने नाम बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल तो ये चर्चा में पूरी तरह ये नए नए एक से एक कारनामे कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये चर्चा में है। तो देखिए इन्हीं की कंपनी स्पेस एक्स, इसी से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अभी तक ये जो 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का ये जो रिकॉर्ड था भारत के पास था। भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था एक रॉकेट से, 104 सैटेलाइट। और किसके द्वारा लॉन्च किया था? तो ये किया था PSLV C-37 के द्वारा, PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो रिकॉर्ड की तोड़ दिया एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने। इसने 143 सैटेलाइट लॉन्च किया, किससे? स्पेस एक्स से। और इसी से फॉल्कन 9 रॉकेट भी लॉन्च हुआ। फॉल्कन 9 रॉकेट जो लॉन्च हुआ ये भी स्पेस एक्स कंपनी से ही लॉन्च किया गया। और एलन मस्क जो है ये इनकी एक और कंपनी है टेस्ला कंपनी। एलन मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला कंपनी। और ये टेस्ला कंपनी क्या की थी? ये सुअर के दिमाग में चिप फिट कर दी थी, उसके बाद गाना बजा दी थी, आज ब्लू है पानी पानी, और ये सुअर डांस करने लगा था। और एलन मस्क को एक से एक काम करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि एक कह सकते हैं आप ऑप्टिमिस्ट टाइप के लोग, आशावादी, जो कि कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ नया करना है, उस टाइप के ये व्यक्ति हैं। और आपको जहाँ तक पता होगा कि ये जो अप्रैल 2021 की रिपोर्ट आई है विश्व में अमीर व्यक्तियों की सूची में, उसमें सबसे अमीर तो जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के जो CEO है जेफ बेजोस, वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए 177 बिलियन डॉलर के साथ। 177 बिलियन डॉलर के साथ ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जबकि दूसरे नंबर पे आ गए हैं एलॉन मस्क, यानी कि 151 बिलियन डॉलर के साथ ये बन गए हैं दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, जबकि बिल गेट्स चौथे नंबर पे आ गए। तो सोचिए इनकी ऑप्टिमिस्ट यानी कि इनकी जो मेहनत थी ये यहाँ तक इनको ले आई कि ये बन गए हैं दूसरे नंबर के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति। तो इसी तरह से ऑप्टिमिस्ट रहना। एक बार मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ा था कि इनकी जो प्रेमिका है उनका एक ख्वाब है, उनका मन है कि वो चांद पे जाके मरे, वो चांद पे जाके मरे। इनका ख्वाब भी इन्हीं की तरह है, तो क्यों ना हो, तो वैसे पता चले तब तो कि मरने कब वाले हैं। तो देखिए इसी तरह से इनका ये जो है, इसी तरह से आपको भी बनना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है एलन मस्क की तरह। एक तरह से ये इंस्पायर्ड पर्सन भी हो गए हैं हम लोगों के लिए। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, नाकुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये नाकुला दर्रा क्यों फेमस है? क्योंकि अभी जो पैंगोंग झील और गलवान घाटी में विवाद का केंद्र रहा, यानी कि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच जो पैंगोंग झील और विवाद का केंद्र रहा है गलवान घाटी, तो ये नाकुला दर्रा में के पास ही है। तो ये कहाँ है? सिक्किम में। ये कहाँ है? सिक्किम में, आपको याद रखना है। और नाथुला दर्रा से मानसरोवर की यात्रा की जाती थी सिक्किम में, ये भी आपको पता करना है। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हो गए। तो अब ये 2 क्वेश्चन जो है, वेस्ट स्टेट प्रमोशन अवार्ड 2020, वेस्ट स्टेट प्रमोशन अवार्ड 2020, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक, पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। कुछ बच्चों ने कल भी दिया था, आज भी वो देंगे मुझे पता है। तो आप लोग सब आंसर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, प्रॉफिट होगी आप लोगों को ही। देखिए जो कि आपको पता है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, सब पढ़ा रहे हैं एक से एक, उनके पास भी मटेरियल है, कंटेंट है, लेकिन इतना बोर्ड गंदा करके मैं आपको इसीलिए बताती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं छूटे। यानी कि देखने में तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इस तरह से अगर लिखने का कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी लिखेंगे वीडियो को रोक रोक के लिखेंगे, आपको भी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो मैं भी ज़्यादा करती हूँ, आपको सारा डिटेल बताती हूँ इसीलिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आए वो सारे आप डील करें। तो यही वजह है, आप भी थोड़ा सा मैनेज कर ले, बाकी तो देख ही रहे हैं इसकी हालत। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रियल में अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी पकड़ पकड़ के बुला लाइएगा इस क्विज को करने के लिए, इस करंट अफेयर्स और जीके के सीरीज में। तो चलिए अब तक घर पे रहिएगा, तब तक सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, धन्यवाद।